हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट provided that no government and there are no tax and subsidies related to the production of goods and services in the economy। मतलब हम इस टॉपिक में बात करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे और एट फैक्टर कॉस्ट पे, जिसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है कि उन दोनों में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ना ही टैक्सेस होते हैं ना ही सब्सिडीज़ होती हैं। जब ये दोनों का कोई फ़र्क नहीं होगा तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस पे और फैक्टर प्राइस कॉस्ट पे कोई अंतर नहीं होगा। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सो लॉन्ग वी आर कंसिडरिंग टू सेक्टर इकोनॉमी। जब तक हम इसको मानते हैं कि ये दो सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर है, एंड देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, और कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ इट हैपन्स। टैक्सेस ऑन गुड्स टेंड्स टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। टैक्सेस क्या होते हैं? गुड्स के मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इंक्रीज, और इससे मार्केट प्राइस में हमारा इंक्रीज हो जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सब्सिडीज टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस, और सब्सिडी देने से मार्केट प्राइस लोअर हो जाता है गुड्स का। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस इज रिड्यूस्ड, इससे मार्केट प्राइस वाली जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। टू रिजॉर्ट द पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वी डिडक्ट, उसके लिए हम फिर क्या करना पड़ता है हमें? वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं। इट इज़ विद दिस एडजस्टमेंट्स दैट द टू एग्रीगेट्स बिकम इक्वल, और इस वजह से दोनों फिर एक बराबर हम मानते हैं। वी डिडक्ट द वैल्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और सब्सिडीज़ को ऐड बैक कर लें तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक ही आ जाएगा। So thus domestic product and market price and the domestic product at factor cost are related to each other as in the following equation। तो पहला है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस ऑब्लिक नेट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बच्चे। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और नेट प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकल आएगा बच्चों। ठीक है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चलिए अब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट्स जो है रिलेटेड टू नेशनल इनकम एट ग्लांस, मतलब एक क्रक्स में हम सारे फॉर्मूलों को देखते हैं जो हमने पिछले इस वीडियो में और इसमें पढ़े हैं। सबसे पहले आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ये कैलकुलेट करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन द अकाउंट इन एन अकाउंटिंग ईयर, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो जीडीपी एमपी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसके बाद तीसरे पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो मार्केट प्राइस, तो उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम ऐड कर देते हैं। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कब है? जब जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। और उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कब आएगी? ये जो फिगर है ग्रॉस डोमेस्टिक एंड मार्केट प्राइस पे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप माइनस कर दो और सब्सिडी को ऐड कर दो। ठीक है बच्चों। और उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट वाली लेके उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है जो हमने ये किया है। और उसके बाद जीएनपीएफसी में क्या करेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एफसी के लिए क्या करेंगे? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये चार बच्चों जो 5, 6, 7, 8 हैं ये तो फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड है, और ये जो पहले चार हैं वो मार्केट प्राइस पे रिलेटेड है। तो मैं इसको एक बार स्लो करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप इन फॉर्मूले को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए और एक दो बार लिख के देखिए
तभी आपको अच्छे से ये समझ आएंगे। बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना बच्चों। ठीक है जी, चलें आगे। ओके जी, तो ये तो हमारा हो गया इस फॉर्मूले सारे नेशनल इनकम से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी किसको बोलते हैं बच्चों? सो नॉमिनल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई है उसको करंट मार्केट प्राइस पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी एज एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर के प्राइसेस। सो बच्चों, करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। दस इसको हम क्या फॉर्मूला है? नॉमिनल जीडीपी इज कैसे आएगा? Q इंटू पी, और Q है Q क्वांटिटी ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और P प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जिसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रियल जीडीपी। तो बच्चों, रियल जीडीपी क्या होती है? It refers to the GDP at constant prices. It is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, as estimated during the base year prices. So base year is the year of कंपैरिजन, जिसके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं उस ईयर के प्राइसेस को यदि हम लेते हैं उस करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। तो इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन एंड जनरल प्राइस लेवल्स आर बिलीव टू बी विद इन द नॉर्मल रेंज। तो वो साल हो गया जिसकी हमने एजम्पशन ली है कि वो नॉर्मल ईयर था, जिसमें कोई मैक्रो चेंजेस नहीं आई थी। ठीक है जी, तो रियल जीडीपी यहाँ पे कैसे आ जाएगी? Q इंटू पी। तो यहाँ पे कौन सा ईयर हम इग्नोर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोविड वाले 2 साल हैं, वो नॉर्मल ईयर्स नहीं थे, तो हम कोविड वालों को ईयर्स को 2 सालों को कभी भी हम नॉर्मल रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस नहीं ले सकते, उससे पहले वालों को हम बेस लेके करेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो क्वांटिटी Q क्वांटिटी इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, जिस बेस ईयर को हमने कंसिडर किया है, जिसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। और बच्चों, आगे कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी कैसे आएगा? वो आएगा रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो बच्चों, रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जितनी जीडीपी बढ़ेगी उतना वेलफेयर बढ़ेगा, उतना इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस means greater availability of goods per person implying higher level of welfare। ठीक है जी, it is because of this reason that the planners and the politicians in the country always lays emphasis on the growth rate of the GDP। वो growth rate पे ही फोकस रखते हैं। higher the growth rate of GDP, greater is the flow of goods and services। so greater is the availability of goods and services per person। तो बच्चों, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड द वेलफेयर। और हम ये भी कह सकते हैं दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमेशा जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर नहीं होता। ठीक है, उसका क्या पॉइंट है? पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम इस पॉइंट को बोलें तो इसको हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब आ गया? यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आएगा, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट और राइज इन द सोशल वेलफेयर। इससे आपको सोशल वेलफेयर नजर नहीं आएगा। इंडिया इज फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट। इंडिया ये प्रेजेंट में ये सिचुएशन को फेस कर रहा है। वाइल पर कैपिटा
जीडीपी इज राइजिंग, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, जीडीपी देश की बढ़ रही है, नेशनल इनकम देश की बढ़ रही है, लेकिन स्टारवेशन डेथ्स आर हिटिंग द हेडलाइंस मोर देन एवर बिफोर, रीजन बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इज बीइंग इंक्रीजिंगली अनइक्वल, बिकॉज अनइक्वल होता जा रहा है इनकम, अमीर रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनता जा रहा है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। सो गाइस, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड, हर बार वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कभी भी डिफेंस गुड्स मतलब जो वॉर से रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे हमारे हथियार बनाना, कई बार हमारे वेलफेयर के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो सकता, लेकिन पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए वो ज़रूरी होते हैं। नो डाउट स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर ए पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। पर फिर हमें सोशल वेलफेयर के लिए वो ज़रूरी नहीं है, बट जब तक पीस नहीं होगा देश में, तो देश में ग्रोथ या तरक्की या वेलफेयर वैसे ही नहीं बढ़ सकता। सो इसलिए डिफेंस इक्विपमेंट्स का होना ज़रूरी है, पर वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते इकॉनमी में वेलफेयर के लिए। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन रूरल इकोनॉमीज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल्स टू सम एक्सटेंट, अभी भी काफ़ी हद तक वो रहता है बार्टर सिस्टम। पेमेंट फॉर फार्म लेबर्स आर ऑफन मेड इन काइंड रादर देन कैश, ठीक है। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स रिमेन अनरिकॉर्डेड, दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, इससे अंडर एस्टिमेशन हो जाता है जीडीपी का। टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, और इसमें क्या होता है, जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड हो जाती है क्योंकि वैल्यू एडिशन जो हुआ है इकोनॉमी में उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया गया। इट रिमेन्स एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, उससे क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स बनता है, हमें सही डाटा नहीं अवेलेबल हो पाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नलिटीज के रेफर्स टू गुड्स एंड बैड इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। प्राइस मतलब अगर आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है तो हम कोई प्राइस नहीं पे करते उसका, और अगर नेगेटिव इफेक्ट हम दे रहे हैं इकोनॉमी को इन रिटर्न तो उसकी पेनल्टी हमें नहीं पड़ती। इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं। Positive externalities occur when, for example, Mr. X maintains a beautiful garden and Mr. Y enjoys it. मैं enjoy लिखना भूल गया, enjoys it, but he doesn't pay for it. बट वो इंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसको पे नहीं कर रहा पर उसको इंजॉय कर रहा है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अकर व्हेन, फॉर एग्जांपल, स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्रीज, स्मोक जो फैक्ट्रीज से बाहर आ रही है उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्रिवन इनटू रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन, इट कॉजेज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, इससे सोशल वेलफेयर का लॉस हो रहा है। बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे पेनल्टी, पर ज़्यादातर फार्मर इसकी कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहे, ना ही जो फैक्ट्री से धुआं निकलता उनको कोई पेनल्टी पड़ती है डायरेक्टली। तो उस वजह से इम्पैक्ट जो जीडीपी पे जो फेल हो जा रही है उस पर, मतलब जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, मतलब जीडीपी में वो कंसिडर ही नहीं हो पा रहे, ना उसका पॉजिटिव का कुछ एडिशन हो पा रहा है ना नेगेटिव का कोई माइनस हो पा रहा है सोशल वेलफेयर के लिए। हैंस इट इज़ एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, तो इसलिए इंडेक्स जो वेलफेयर के लिए वो इनएप्रोप्रिएट बन रहा है। दस देयर इज अ सीरियस लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, इससे सीरियस लिमिटेशन आ रही है जीडीपी की। एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर दीज लिमिटेशन रिड्यूसेस, और वो लिमिटेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी इज आल्सो एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, और तभी हम वेलफेयर से रिलेटेड जो जीडीपी को ये इंपॉर्टेंस को और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक कंक्लूड होता है और ये मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इसको अच्छे से समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप इस मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स +2 वाली, ठीक है, उसमें बाकी वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक गाइस।